अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। बाबा नागार्जुन की ये पंक्तियां मैं नहीं भूलती। गिन लो जी गिन लो, ठठरी में कैठो हार है। शायद भूल भी नहीं पाऊँ क्योंकि बचपन से ही मेरे सपने देखने की आदत है। नमस्कार, मेरा नाम सोनी राज है। मैं मधेपुरा बिहार की रहने वाली हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और मार्शल आर्ट की ट्रेनर हूँ। स्पेशली मेरा फोकस लड़कियों पर होता है और मैं उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ। ये तो था मेरा परिचय, लेकिन मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि इस परिचय के पीछे की कहानी क्या है। वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी की ज़िंदगी दूर से बहुत खूबसूरत दिखती है तो उसके पीछे ना जाने कितना संघर्ष छिपा होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक छोटी सी बच्ची की जिसे 6 से 7 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट समझ में आने लगा था। उसे एक्शन मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद था और अक्षय कुमार की मूवी देखकर तो कई बार ऐसा लगता था कि अभी फाइट शुरू कर दूँ, और किया भी। और फिर इस तरह से ही मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और करती चली गई। फिर एक बार हमारे स्कूल में 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उस समय तो जैसे लगा कि पूरी दुनिया ही खूबसूरत हो गई और मैं ट्रेनिंग करने लगी। हालांकि वो ट्रेनिंग 1 महीने की थी, लेकिन तब तक मैं मन ही मन ठान चुकी थी कि अब मुझे यही करना है और इसको ही लेकर मैं सपने बुनने लगी। तब तक मुझे ये एहसास नहीं था कि ये खेल ही मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। और मैं लगातार प्रैक्टिस करती गई और आज आपके सामने हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि छोटे शहर में रहकर जब आप बड़े सपने देखते हो तो इतना आसान नहीं होता है। जब मैंने मार्शल आर्ट को अपना करियर माना और जब मैं इस फील्ड में आगे बढ़ने लगी तो लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। लोगों को कहना था कि लड़कियों को ये सब खेल नहीं खेलना चाहिए। हालांकि मेरे फैमिली का मेरे साथ सपोर्ट था, सबने मेरा सपोर्ट किया और मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, भाई, कुछ अच्छे दोस्त, गुरुजन मिले जिन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि तुम आगे बढ़ो, अच्छा करो, और मैं करती चली गई। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं ट्रेनिंग करती थी, फिर लोग विरोध जताते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि हिम्मत टूट जाता था, लेकिन फिर फैमिली का सपोर्ट था तो आगे बढ़ जाती थी। मुझे याद है कि प्रैक्टिस के लिए मुझे नींद ही नहीं आता था। कई बार तो ऐसा होता था कि रातों को मुझे नींद ही नहीं आता था और मैं सुबह 4 बजे ही प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाती थी। और उस दौरान मेरे एक रिलेटिव, जिन्हें मैं अपना बेसिक गुरु ही मानती हूँ, वो मुझे प्रैक्टिस कराया करते थे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी तो कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं हुई और लोगों ने मेरे प्रैक्टिस वाली जगह पर कांटे और शीशे बिछाने शुरू कर दिए। हालांकि मैं भी जिद्दी थी और मैंने महीनों उन कांटों को और शीशों को साफ करके अपना प्रैक्टिस जारी रखा और प्रैक्टिस करती रही। फिर भी लोगों ने भी विरोध जताना बंद नहीं किया और हार नहीं माने। कई लोग हमारे घर आए, मेरे घर आकर मेरे माता पिता को ये बोलने लगे कि आप अपनी बेटी से क्या करवा रहे हो, मार्शल आर्ट जैसा खेल लड़कियों के लिए नहीं होता है, हाथ पैर टूट जाएगा, उसे ये सब कराना बंद कीजिए। तो ऐसा होता था कि मैं सहम जाती थी, डर जाती थी कि अब क्या होगा। लेकिन फिर मेरे फादर का जो जवाब होता था वो उनसे कहते थे कि ठीक है, मेरी बेटी है, मैं सोच लूँगा कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये जवाब सुनकर एक संतुष्टि मिलती थी और मैं फिर पूरे हिम्मत के साथ आगे बढ़ जाती थी। और मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार ऐसा टाइम आया कि मैं अपने गृह राज्य से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका खेलने के लिए गई तो मेरे ही शहर में मेरा भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने जश्न मनाया और फिर मुझे
मधेपुरा की, बिहार की बेटी कहकर संबोधित किया गया। और उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि लोगों को भी मुझसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अब लोग चाहने लगे थे कि सोनी आगे बढ़े, अब लोग चाहने लगे थे कि सोनी उनके भी सपनों को पूरा करे, क्योंकि अब वो जो छोटी सी बच्ची थी अब सिर्फ अपने घर की बेटी नहीं, उसे मधेपुरा की बेटी का नाम दिया गया। और मुझे खुशी हुई उस दौरान कि अब मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, मैं अब आगे बढ़ूंगी। और करती गई। फिर मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ अपने हिस्से का उजाला मैंने ले लिया है, और जो भी समाज का विरोध था उस दौरान मैंने अपने हिस्से के उजाले के लिए लड़ा और अपने हिस्से के उजाले को मैंने ले लिया है। लेकिन मेरे जैसी और भी तो बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे समाज में जो दबी खोची हैं, मैं उन्हें भी सिखाऊंगी। और फिर मैंने एक चुनौती लिया, और मैंने उस समय, मुझे याद है कि 2010-11 में ही मैंने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती थी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आत्मविश्वास के साथ रह सकते हैं। तो उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाते मैं पूरे जोश के साथ उन्हें रहना सिखाने लगी। और जब लड़कियां आकर मुझसे कहती थी कि मिस अब मुझे डर नहीं लगता है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ आज़ादी से, अब कहीं भी मुझे जाने में डर नहीं लगता है, तो फिर एक जोश बढ़ता था, हिम्मत आती थी कि नहीं, अब मुझे इस फील्ड में ही करना है, हमारे समाज की लड़कियों के लिए ही काम करना है। और मैं इसमें आगे बढ़ती चली गई, लड़कियों के लिए काम करती चली गई। हालांकि मैंने स्कूल में भी ट्रेनिंग दिया, क्योंकि मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती थी तो उनसे कोई भी पैसा नहीं लेती थी। मैं उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन सब चीज़ों में लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली तो खास करके अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ है जो हमें समाज से मिटाना होगा। हालांकि अब ज़माना बदल रहा है, लड़कियां आगे आ रही हैं, और फिर मैं आगे बढ़ गई। और रिसेंटली अभी मैं बता दूं आपको कि 2019 में मैं लड़कियों को सिखाते हुए खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ अपने लिए भी, और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हूँ। और रिसेंटली 2019 में मैंने एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लिया। फिर मेरे ही घर में नहीं, ये सेलिब्रेशन पूरे शहर में हुआ। पूरे शहर में जश्न मनाने लगे लोग कि हमारी बेटी ने मेडल लेकर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनौती खत्म नहीं हुई, और एक बार के लिए ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। बहुत बार ऐसे हालात आए जब लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, अब मुझे पीछे जाना होगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझसे लोग इंस्पायर होते हैं, लड़कियाँ इंस्पायर होती है। मैं अपने साथ हजारों जिंदगियों को बचा रही हूँ, उन्हें इंस्पायर कर रही हूँ, आत्मविश्वास से जीना सिखा रही हूँ, तो इस तरह से मैं पीछे नहीं हट सकती। और फिर मैं एक बार पूरे जोश से, जब मुझे याद आया कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, तो मैंने अपने सपने को जिंदा रखा और मैं आगे बढ़ती चली गई। लेकिन इस दौरान मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि हालात कोई भी हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई भी हालात, कोई भी चुनौती जब आपके जीवन में आती है तो वो सिर्फ आपकी परीक्षाएं लेने आती है, आपको टेस्ट करने आती है कि आप जो कर रहे हो, जो हासिल करने वाले हो, जो मुकाम पाने वाले हो, उसके काबिल हो कि नहीं। तो परीक्षाएं तो आपको देनी होगी, क्योंकि मैंने भी अनगिनत परीक्षाएं दी हैं, तब जाकर के आज आपके सामने हूँ। और मैं तमाम लड़कियों से कहना चाहती हूँ, हालात चाहे जो भी हो, आप अपने सपने को मत मरने देना। हालात चाहे जो भी हो, आप अपने अंदर के विश्वास को हमेशा जिंदा रखना। और लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ तमाम गार्जियन से, तमाम पेरेंट्स से, कि अगर आपकी बेटी कोई सपना देखती है तो उसे सपना पूरा करने का मौका जरूर दें, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आप अपने बेटियों को एक मौका देते हैं तो आपको आसमान जीत कर दे सकती हैं, वो आपको आकाश भर की खुशियां दे सकती हैं। और अंत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी निधि जी का और गोइंग टू स्कूल का, जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और आपसे रूबरू होने का मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू होकर अपनी कहानी बता पाऊँ कि मैं क्या थी और आज क्या हूँ, आपके सामने हूँ। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया निधि जी का और गोइंग टू स्कूल का। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ, तो आज टोटली हम बात करने वाले हैं कि हम सेल्फ डिफेंस अपना कैसे कर सकते हैं और सेल्फ डिफेंस की सिचुएशन क्या होती है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बाहर जाना होता है और उस समय हमारे ऊपर कोई हावी
आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ आपके दिमाग में एक जो रूल है वो होना चाहिए कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आगे वाले को हिट करना है, वहां से भागना है। मतलब अपने आप को बचाना है, अगले को मारना है और आपको वहां से भागना है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हमसे जब कोई उलझता है और उसमें हम फाइट करते हैं तो फिर फाइट कर रहे होते हैं हम अपने आप को बचाने के लिए। तो हमें अपने आप को बचाने के बाद वहां रुकना नहीं है, रुकना नहीं है और वहां से अटैक करके भाग जाना है। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है वो आपको याद रखना है कि प्रोटेक्ट, हिट एंड रन। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ कि हमें याद रखना है प्रोटेक्ट, हिट एंड रन। अब इसके बाद बात आती है कि हम छोटी छोटी टेक्निक से सेल्फ डिफेंस अपना कैसे करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई हथियार नहीं होता है, हम खाली हाथ होते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन है जो टोटली इस पे है कि हम लोग खाली हाथ से छोटी से छोटे टेक्निक का यूज करके खाली हाथ से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और अभी हम सबसे पहले उसके लिए देखेंगे कि आप अटैक कहाँ कर सकते हैं। तो हमारा जो वीक पॉइंट है, हमारे बॉडी का जो हमारा वीक पॉइंट है वो आपका जान लेना जरूरी है। हालांकि हम बहुत बार देखते हैं आपका सवाल होता है कि सेल्फ डिफेंस हम अपना करते हैं, अगर कोई सामने वाला बंदा स्ट्रांग है तो उस सिचुएशन में हम छोटे से छोटे टेक्निक का यूज करके कैसे बच सकते हैं। तो वो ये है कि कोई अगर बॉडी बिल्डर भी है तो वो अपने मसल्स को, अपने पूरे बॉडी को वो बढ़ा सकता है, लेकिन जो हमारे बॉडी का नाजुक अंग है, जैसे कि हम अभी देखेंगे कि आप अटैक करेंगे, हमारा जो नोज है, नाक पे आप मार सकती हैं, आप यहाँ दाढ़ी पे मार सकती हैं, आंखों पे मार सकती हैं, फिर कान पे मार सकते हैं, गले पे मार सकते हैं। ये सब हमारा वीक पॉइंट है। आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने बोला गले पे मार सकते हैं, इसके बाद आप स्टमक पे आप अटैक कर सकते हैं। फिर जो हमारा सेंसिटिव पार्ट होता है, आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ रिप्स आपका खत्म होता है, आप यहाँ पे पसलियों के पास अटैक कर सकती हैं। फिर नीचे जब जाते हैं हम तो ग्रॉइन, देखेंगे कि हमारा जो ये नीचे का जो पार्ट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और उसमें आप कोई भी अटैक, छोटा से छोटा अटैक, हल्का अटैक भी करती हैं तो अगला आदमी नर्वस होता है और आप बच सकती हैं। फिर हम नीचे जाते हैं, थाई पे आप अटैक कर सकते हो, फिर आप जोड़ों पे अटैक कर सकते हो और फिर आपका जो वीक पॉइंट है ये आप पैर के बीच में अंगूठा से यहाँ नीचे जाकर के आप यहाँ भी अटैक कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आप बॉडी के किस किस पार्ट पे अटैक करके खुद को बचा सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि हमारा वीक पॉइंट क्या क्या है, आपने देख लिया कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है बॉडी का जिसमें हम अटैक कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आप मारे क्या। आपको हाथ पैर चलाना सिंपली सभी को आता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी छोटे से छोटे टेक्निक को जिसमें आप थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करके आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस सिचुएशन के दौरान आप इन टेक्निक का यूज करके अटैक करके आप अपने आप को बचा के वहां से जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला टेक्निक, जैसे कि आप यहाँ पंच बनाएंगे, ऐसा पंच बनाया, फिर इसको फेस के पास रखा। मैं आपको स्लो करके बताती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए और सीख पाए। तो आप सबसे पहले ये पंच लिया और नोज पे अटैक किया, ठीक है। फिर ये वापस आया, फिर दूसरा नोज पे अटैक किया। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको 10 काउंट में करके दिखाती हूँ, कैसे इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने देखा कैसे हमने इसका नोज पे अटैक किया। फिर हाथ खुला है आपका। सिचुएशन बहुत बारी ऐसा आता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हाथ आपका खुला है, उसमें आप नोज पे अटैक कर सकते हो, आप चिन पे अटैक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कैसे इसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपका हाथ खुला है तो आप यहाँ से किसी को थप्पड़ मार सकते हो, ये थप्पड़ मार सकते हो। आप दोनों हाथों से दोनों कानों पे अटैक कर सकते हो। फिर आप ये अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके उसके आई में हाथ डाल के उसको पीछे की तरफ धकेल सकते हो। तो ये हमारा था कि हम खुले हाथ से कैसे मार सकते हैं। फिर हम देखते हैं नी से। नी जो हमारा सेल्फ डिफेंस के लिए हम सबसे कारगर और सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट समझते हैं। तो आप नी से कैसे,
या तो उसके नोज पे या फिर उसका शोल्डर पकड़ के उसके ज्वाइंट पे आप अटैक कर सकती हैं। जैसे ये पकड़ा, इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये पकड़ा, सपोज किया कि मैंने किसी को पकड़ा प्रैक्टिस करते हुए और उसको अपनी तरफ खींचते हुए नी से अटैक किया। देखिए आप, ये नी से अटैक, फिर ये 1 खींचते हुए 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10। अब हम देखते हैं कि कोई किसी को आपने अटैक करा, वो थोड़ा दूर गया, उस सिचुएशन में या फिर कोई आप पे जल्दबाजी में हावी होने का कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त आप ये ज्वाइंट पे अटैक कर सकती हैं। ठीक है, ये आपका जो पैर का ये पार्ट है वो टोटल उसके ज्वाइंट में आप दोनों थाई के बीच में फास्ट अटैक कर सकते हैं। आप एक बार स्लो देखें, 1 फिर ये 2। अब इसको पूरे पावर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने देखा। फिर अब हम देखते हैं अपने हिल से हम क्या कर सकते हैं। आप अक्सर आप लोग सैंडल यूज करते हो, ठीक है, हिल यूज करते हो या फिर जो भी आप पहने हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने पैरों को उठाते हुए हिल से पूरे बॉडी का वेट हिल पे देते हुए पूरे फोर्सफुली जब आप अटैक करते हैं तो असर होता है। तो हमें क्या करना है, हिल का प्रैक्टिस करनी है। लाइक 1 2 3 4। याद रहे आपको पटकना नहीं, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पावर समझ में आए कि हमें किस पावर से मारना है। आपको प्रैक्टिस करते हो बार बार ये पटकना नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि हमें अटैक क्या करना है, ये 1 पूरे फोर्सफुली इसका प्रैक्टिस करना है। फिर आप पूरे पैर से, अपने पूरे पैर से भी जब आप किसी को मारते हैं, गिराते हैं, तो उसमें पूरे पैर से आप एक साथ उस पर अटैक कर सकते हो। फिर आप वहां से इजीली अटैक करके रन कर सकते हो। हमें इसका प्रैक्टिस करेंगे 1 2 खाते 1 2 1 2। ठीक है, इसको एक बार 1 2 3 4, ये पूरे पैर से। इस तरह से आप लोगों ने देखो कितनी छोटी छोटी टेक्निक जो हम सब जानते हैं, हमारा सभी का हाथ पर चलता है। बस इसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रैक्टिस करके, जब आप इसका प्रैक्टिस किए रहते हो डे टू डे लाइफ में, तो आपको आदत हो जाती है प्रैक्टिस करना। और फिर जब रियल सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो इन। तो अब तक हमने देखा कि कौन कौन सा हमारा नाजुक पार्ट है जिस पे आप अटैक कर सकती हैं और कैसे कौन कौन से टेक्निक से आप इस्तेमाल करके खुद को बचा सकती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि रियल सिचुएशन हो जाए तो उसमें क्या क्या होगा और हम क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं बुलाती हूँ अपने फ्रेंड विजय को और उनके साथ हम आपको पूरा रियल सिचुएशन करके बताते हैं कि अगर ये ऐसा सिचुएशन हो जाए तो आप उसमें खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो अब आपके साथ एक कंडीशन आता है कि किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप उस समय क्या करेंगे और कैसे खुद को बचाएंगे। याद रहे कि खुद को प्रोटेक्ट करना है, हिट करना, वहां से रन करना है। तो अभी किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, जैसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, इन्होंने हाथ पकड़ा है तो ये जो ज्वाइंट है, आप देखते हैं हमारे एल्बो के पास जो ज्वाइंट है, इससे 3 उंगली नीचे आते हुए इस पार्ट पे आप जोर से पंच करेंगे। जोर से जब पंच किया, हाथ छूटा, फिर हम स्लैप करेंगे और स्लैप करने के बाद इसे खींचते हुए ग्राइंड करेंगे और फिर वहां से रन कर देंगे। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम पहले सिचुएशन में पहले टेक्निक को यूज करके कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और वहां से रन कर सकते हैं। अब हम सेम सिचुएशन देखते हैं दूसरा, कि दूसरा क्या हो सकता है जब कोई हमारा हाथ पकड़ ले। और हम देखते हैं कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो अभी आपको क्या करना है, ध्यान से देखो आप कि अपने हाथ को आपको अपने तरफ खींचना है। ये खींचते हुए आपको दूसरे हाथ से इन्हें होल्ड करना है और फिर इसे पकड़ते हुए नीचे की तरफ ट्विस्ट कर देना है। जैसे ये नीचे गिरे, फिर हमने आपको बहुत सारा अटैक बताया है कि किस तरह से आप अटैक कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, वहां से रन कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि यही
हैंड था, अब कोई आपका दूसरा हाथ पकड़ लेता है तो उस समय आप क्या करेंगे? जैसे इन्होंने पकड़, सेम सिचुएशन, अपने हाथ को अपनी तरफ खींचा, दूसरे हैंड से होल्ड किया और फिर ये पकड़ के इनको ट्विस्ट किया, इन्होंने गिरे और फिर आप उस सिचुएशन में अपने हील से कहीं भी अटैक कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले टेक्निक में बताया था। तो हमने देखा कि दो तरह से कि कौन सा सिचुएशन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। अब एक सिचुएशन हमारे साथ आता है कि कहीं हम जा रहे होते हैं और पीछे से कोई हमारा हाथ पकड़ ले, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको ये सिचुएशन करके दिखाती हूँ कि हम कहीं जब जा रहे होते हैं और पीछे से कोई हमारा हाथ पकड़ता है, जैसे ही इन्होंने हाथ पकड़ा तो आपको पलटते हुए उनके हैंड को होल्ड करना, ये पकड़ना है और दूसरे हाथ से उसके इस ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट पकड़ते हुए उसको ये नीचे की तरफ होल्ड करना। जैसे ये गिरे आप इस पे अटैक भी कर सकते हो या फिर ये दूसरे ज्वाइंट को पकड़ के आप पलट सकते हो और फिर वहां से रन कर जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से अगर कोई आपका सिंगल हैंड पकड़ता है, एक हाथ आपका पकड़ लेता है, तो आप किस किस टेक्निक से किस तरह खुद को बचा सकते हो और उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। अब हमारे साथ एक सिचुएशन आता है कि हम देखते हैं कि कोई हमारा दोनों हाथ पकड़ ले सामने से, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? तो आप देखें कि कोई अगर हमारा दोनों हाथ पकड़ ले, जैसे इन्होंने हमारा दोनों हाथ पकड़ लिया, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, नमस्ते करना सभी को आता है। तो आपको दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी तरफ खींचना है और ग्रोइंग अटैक करके आप वहां से भाग जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कितना आसान तरीका से नमस्ते करते हुए हम खुद को बचा सकते हैं, मतलब कि दोनों हाथों को जोड़कर अपनी तरफ खींचते हुए ग्रोइंग अटैक करके हम कैसे बच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसी में अगर कोई आपको होल्ड कर ले इस तरीका से, तो और आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे इन्होंने मेरा हाथ अभी पकड़ लिया, इन्होंने पकड़ लिया, अब आप देखें कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो आपको थोड़ा फुर्ती के साथ इनका ये पंजा पकड़ना है और ये दोनों में से इनको पलटते हुए गिराना है। जैसे ही ये गिरे तो आप ध्यान दें कि थाई से लेकर फेस तक कहीं पर भी, मैंने आपको पहले हील अटैक बताया है और पूरे पैर से अटैक बताया, कहीं पर भी जब जोर से मार देती है तो आप उसको नर्वस कर देती है, गिरा देती है और वहां से भाग सकती है, उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। याद रहे कि मैं हमेशा आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्रोटेक्ट, हिट एंड रन। आपको खुद को बचाकर, मारकर वहां पे रुकना नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट किया, हिट किया और वहां से रन कर गए। तो आपने देखा कि किस तरह से हम अपने हाथों को छुड़ा सकते हैं अगर कोई हमें पकड़े तो। अब हम देखते हैं कि कोई हमारा कॉलर पकड़ ले, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो जैसे इन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों हाथ आपका खाली है और ये पंच बनाते हुए इजीली इनका जो ये बाइसेप है इस पे आप जोर से अटैक करें, छूटेगा। अब मैं ये चीज मैं आपको दूसरे साइड से दिखाती हूँ, आप क्लियर देख पाएंगे। इन्होंने ये पकड़ा तो आपको पूरे फोर्स से ये पंच जो है इनके इस पार्ट पे, बाइसेप पे आपको जोर से अटैक करना है। जैसे ये हाथ में पकड़ते हुए इससे आप ज्वाइन अटैक करेंगे। अब हम दूसरा टेक्निक देखते हैं कि कोई जोर से सामने से, जैसे आपका गला दबाता है, ये पकड़ लेता है या फिर कॉलर पकड़ लेता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, कैसे खुद को बचा सकते हैं? तो अभी आप देखो कि इन्होंने मुझे किस तरह से पकड़ा है और मैं कैसे बचती हूँ। तो आप देखो कि इन्होंने मेरा गला पकड़ लिया, बहुत जोर से मेरा गला पकड़ा है। अब इस सिचुएशन में मुझे बचना है, मैंने आपका प्रैक्टिस कराया था, याद कीजिए, ओपन है। तो आपको क्या करना है कि कप बनाकर, क्योंकि मैं इन्हें जोर से अटैक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कप बनाकर आप इनके दोनों कानों को जैसे ही अटैक करते हैं ये छोड़ देंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से अगर आपका कोई दोनों हाथ से कॉलर पकड़ ले, गला दबाने का कोशिश करे, तो कैसे बच सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल से सिंपल टेक्निक का जो हमने पहले भी बताया था प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि एक और टेक्निक इसी में कि और क्या कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने पकड़ा, तो आप इसमें दोनों हाथ आपका खाली है और जो हमने प्रेशर पॉइंट आपको बताया था पहले वाले टेक्निक में, वहीं पे पूरे फोर्सफुली आप अपने दोनों हाथों से इस पे अटैक करेंगे। जैसे ये अटैक कर तो ये छूटेंगे और फिर आप
वहां से रन कर सकते हो या फिर अटैक करके भाग सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई हमारा शोल्डर पकड़ ले, सिचुएशन आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आप खड़े हो और कोई साइड से आकर के आपका शोल्डर पकड़ लेता है, हाथ देता है, बेड टच करने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो एक बार हम उसका डेमो करके देखते हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे इन्होंने हाथ दिया हमारे शोल्डर पे, ये हाथ दिया, तो आपको कुछ नहीं, देखो आपका दोनों हाथ फ्री है और बॉडी फ्री है, और ये बेड टच अगर आपको करने की कोशिश करते हैं तो आपका हाथ फ्री और सीधा अटैक, आप उल्टा उल्टा या सीधा जैसे भी हो, जैसा आपका हाथ चल रहा है इनके ग्रोइन पे अटैक करना है। ये अटैक जैसे ही आप नीचे की तरफ, अभी मैं इन्हें जोर से नहीं मार रही हूँ, जैसे ही आप पूरे फोर्सफुली जोर से मारते हैं झुकेंगे और फिर आप नींद से इनके नाक पे, जो मैंने टेक्निक बताया था, मारेंगे और ये नर्वस हो जाएगा, फिर वहां से रन करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे रियल सिचुएशन को देखा कि किस किस तरह से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है एक सवाल कि अगर कोई हमारे गर्दन को जोर से जकड़ ले तो उस सिचुएशन में हम कैसे खुद को बचाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमारी गर्दन को ये जोर से जकड़ लेते हैं तो हम क्या करेंगे। ये जा रहे हैं और आखिर की गर्दन जकड़ लिया, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले जो आपको अटैक करना है वो ग्रोइन, जैसे आप थप्पड़ मार सकते हो, उल्टा मार सकते हो, ग्रोइन पे अटैक करा, पकड़ ढीला होगा और फिर ये हाथ को मूव करते हुए ये गिराया और गिराने के बाद कुछ भी ये पंच मारो, उठने के बाद हिल मारो, रेस्ट पे मारो, मार के आप यहाँ से भाग सकते हो। अब हम देखते हैं कि जनरली हमारे साथ क्या होता है। तो हम देखेंगे कि कोई अगर हमारा बाल पकड़ ले तो उस सिचुएशन में हम क्या करें। तो अभी हम देखते हैं कि कोई सामने से अगर हमारा बाल पकड़ लेता है तो हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने मेरा बाल सामने से पकड़ लिया, जोर से इन्होंने मेरा बाल पकड़ा है तो पेन हो रहा है। तो पहले पेन ना हो इसके लिए ये दोनों हाथों से सिलाई को होल्ड किया, पकड़ा, ताकि आपके बालों में पेन नहीं हो, और फिर आप ये ग्रोइन अटैक कर सकते हो। जैसे आप ग्रोइन अटैक करेंगे तो पकड़ ढीला होगा और फिर आप ये मूव करके ये गिरा सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई हमारा बाल पीछे से पकड़ ले तो हम क्या करें। जैसे हमारा बाल इन्होंने पीछे से पकड़ लिया तो पहले पेन नहीं हुआ, तो हमने बताया था कि पहले उसको होल्ड करें, होल्ड करते हुए फिर इसकी ग्रोइन पे अटैक करा, अटैक करने के बाद अपने नी से अटैक किया और इसी पैर से आप इसकी बाई पे अटैक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोई हमें अगर पीछे से पकड़ ले, जकड़ ले, तो उस समय आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो जैसे अब हमें कोई पीछे से पकड़ता है, ये मैं साइड से करें ताकि आप क्लियर देख पाए। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे दोनों हाथ इन्होंने जकड़ रखा है और मुझे पूरा पकड़ा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि सिंपल, अपने दोनों हाथों को पहले ये है तो फिर आप हिप्स, अपने बैक को ये पीछे की तरफ मूव करा, ढीला हुआ, फिर आप ये ग्रोइन अटैक कर सकते हैं। एक बार और हम देखते हैं कि अगर कोई आपको पीछे से पकड़ ले तो आप क्या कर सकते हो। तो जैसे इन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, तो अभी देख रहे हो आप कि हमारा हाथ फ्री है, हमारा दोनों हाथ फ्री है। तो आप अपने हैंड के इस पॉइंट से इसके यहाँ पे जब अटैक करते हो तो ये बहुत ही ये जो पार्ट है ये बहुत ही वीक पॉइंट है। तो आप इस पे जब जोर जोर से अटैक करते हो तो छोड़ेंगे, छोड़ने के साथ आप फिर ये ग्रोइन अटैक करोगे और फ्रंट कर ये पैर उठाते हुए अटैक कर सकते हो, ये गिर जाएगा, देन आप भाग जाएंगे वहां से। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम छोटे छोटे टेक्निक को इस्तेमाल करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आपने बहुत सारे वीक पॉइंट्स देखे और टेक्निक्स आपने सीखा। अब मैं आपको एज ए चैलेंज कहना चाहती हूँ कि आप भी इस प्रैक्टिस को करें और वीडियो बनाकर हमें भेजें। और अगर आपको इस सेल्फ डिफेंस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप वो भी हमें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744।
961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, हाय, मेरा नाम है मौपिया बासु और मैं एक लेखिका हूँ। मैं आशा करती हूँ इस समय आप लोग सब अपने घर के अंदर होंगे, अपने मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी के साथ खूब मज़े कर रहे होंगे और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप कुछ भी कर सकते हो और आप में से कई लोग इस समय का लुत्फ उठा रहे हो। कोई खेल कूद में व्यस्त कर रहे हो घर के अंदर, कोई बातचीत में, और आप लोगों में से ऐसे कई होंगे जो बहुत सारी किताबें भी पढ़ रहे हैं। तो यही लेके आज हमारा विषय है किताबें और कहानी। आप में से कई ऐसे लोग होंगे, कई क्यों, आप में से सभी होंगे जो बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। आपके घर वाले ही आपको बताया होगा, मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी सब ने आपको कहानी सुनाया होगा। उसमें से कुछ कहानियाँ आपके दिल में अभी भी है और आप में से कई ऐसे बच्चे भी होंगे उस समय जिन्होंने सोचा होगा कि मैं बड़े होके एक लेखक या लेखिका बनूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप राइटर, लेखक या लेखिका बनना चाहे तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्यों ना आज से ही आप शुरू कर दीजिए। एक डायरी रखिए, उस डायरी में जो हो रहा है आपके घर में, आपके सदस्यों के साथ, कोई न्यूज़ आपने सुना, ये सब उस डायरी में लिखिए। जब मैं छोटी थी और 10वीं कक्षा का परीक्षा दे रही थी, तब 3-4 महीने पढ़ के मैं बोर हो गई थी। तब मैंने एक डायरी लिखना शुरू किया। हर दिन आज क्या हो रहा है, आज मेरे घर में कौन आया, मैंने क्या पोशाक पहना है, आज किसने क्या बात की, कभी हमारे शहर में, दिल्ली में बंद हो रहा है या कभी कोई देश में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घट रही होगी, ये सब मैं नोट करती थी। तो ऐसा हुआ कि अभी कुछ महीनों पहले मुझे वो डायरी फिर से मिली और जब मैंने खोल के वो पढ़ना शुरू किया तो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई और मैंने अपने बेटे को भी दिखाया कि देखो तुम्हारी माँ ऐसी होती थी। उस समय 30 साल पहले ऐसा वातावरण होता था। तो आप सोचो, अगर मैं वो सबको इकट्ठा करके किताब लिखूं तो कितना मजा आएगा। इसी तरह से आप लोग भी अपने घर पे नजर रखो, अपने सदस्यों पे नजर रखो। ऐसा कोई सदस्य हो सकता है आपके चाचा जो ऐसे करके मूंछ को ट्रोल करते हैं, या कोई मासी होगी जो बहुत जोर जोर से हंसती होगी, या कोई चाची होगी जो छुप छुप के आपको मिठाइयाँ खिलाती होंगी। इसी तरह से घर में आपके सदस्यों में आपको अगर आप थोड़ा थोड़ा सब में से लो तो आपका एक नया किरदार तैयार हो जाएगा। उनमें टीचर्स है, आपके भाई बंधु है, दोस्त है, सबके जो उनका जो चरित्र है उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके एक दो नया किरदार बना लोगे। अब आप पूछोगे कि कैरेक्टर अगर तैयार हो गया तो इसको कहाँ पे सेटिंग करूँ। सेटिंग तो आप कहीं भी कर सकते हो, घर में कर सकते हो, अपने स्कूल में कर सकते हो, अपने गलियों में कर सकते हो, शहर में कर सकते हो, बाजार में कर सकते हो, यहाँ तक कि ट्रेन, हवाई जहाज, गाड़ी, कहीं भी आप बैठ के लोकेशन डिसाइड कर सकते हो कि ये जगह पे मैं अपना कहानी का सेटिंग बताऊंगी। अच्छा, अभी हुआ, सेटिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, अभी कहानी भी तो चाहिए, प्लॉट भी तो चाहिए। तो आपने जो इतनी सारी किताबों पढ़े हैं इतने साल तक और इतने सारी कहानियाँ सुनी है,
कुछ उनमें से ऐतिहासिक कहानियाँ हुई होंगी जो हमारे देश के बारे में, हमारा देश का जो इतिहास है वो 3,000-4,000 साल पुराना है। तो उनमें से राजा रानियों की कहानियाँ सुनी होंगी, फिर हमारे देश के जो गुरुजन थे, जो लीडर्स थे, उनके बारे में सुनी होगी, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सुना होगा, या जंगल के बारे में, पशु पक्षी परियों के बारे में, राजा रानियों के बारे में खूब कहानियाँ सुनी होंगी। तो आप ऐसे ही कोई एक कहानी का एसेंस खोजिए जो मेन हिस्सा होता है, चाहे वो ऐतिहासिक ही हो, चाहे वो आज के दिन के बारे में हो, कुछ भी आप चूज कर लीजिए और वो कहानी को आप अपना थोड़ा बहुत इमेजिनेशन, कल्पना दीजिए, थोड़ा बहुत अपने भावना दीजिए। तो आपके कल्पना, आपके भावनाओं से थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के आप कोई भी इतिहास से कोई भी आप एक छोटा सा कोई कांड हुआ होगा वो लेके आप कहानी लिख सकते हो, या अभी की कहानी लिख सकते हो, या 100 साल बाद आप लिख सकते हो देश का, विश्व का क्या हालत था। मान लो 100 साल बाद आपके आने वाली पीढ़ियाँ आपका वो लिखती किताब पढ़ेंगे और सोचेंगे अरे हमारे नाना जी या दादाजी या दादी जी, नानी जी ऐसे हुआ करती थी, या 80 साल 90 साल पहले हमारे भारत में ये हुआ था। अगर आपको ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद नहीं है कोई बात नहीं, आप कहीं मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गए होंगे भ्रमण के लिए, वो जगह के बारे में लिखिए, आप नदी के बारे में लिखिए, पहाड़ों के बारे में लिखिए, आप झरनों के बारे में लिखिए, आप पशु पक्षी जंगलों के बारे में लिखिए। कोई कहानी ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं, आपको सब जगह कहानी मिलेगी। आप यहाँ टर्न करो तो एक कहानी हो सकता है, वहाँ टर्न करो तो एक कहानी हो सकता है। पर अगर जो भी आप कहानी चूज करोगे उसमें ज़रूरी है कि आप बहुत पढ़ाई भी कर चुके होंगे। अगर आप किसी ऐतिहासिक कांड के बारे में लिखना चाहते हो, या आज से 10 साल पहले इंडिया में क्या हुआ था, फिर आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। सिर्फ अपना कल्पना से नहीं आप किताब लिख सकते। जितना पढ़ोगे, जितना ज्ञान होगा आपको, उतना आप अपने कहानी को संवार सकते हो, उतना वैल्यू एडिशन कर सकते हो। अभी मान लो आपके घर में आपकी माताजी एक स्पेशल कोई स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है जो सिर्फ उनको आता है और किसी को नहीं आता है परिवार में, मान लो, और ये भी मान लो कि वो एक सीक्रेट उसमें कुछ डालती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। अब आप नहीं चाहोगे कि आपके आने वाले पीढ़ियाँ, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे भी वो व्यंजन का लुत्फ उठाए। तो कैसे? अगर आप अभी नहीं लिखोगे, अपने माताजी से पूछिए या मासी से पूछिए कि वो व्यंजन में क्या क्या पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारा देश का धरोहर बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि अभी इतना इस समय ये हुआ था, या हमारे घर में ऐसे पकवान पकते थे। क्योंकि हमारा जो देश है ना वो बहुत ही विभिन्न है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं और बहुत दिलचस्प देश है। हर जगह का, हर जो क्षेत्र है या हर राज्य है, वहाँ का पहनावा अलग होता है, खाना पीना अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, यहाँ तक कि भगवान भी अलग अलग हम पूजा करते हैं, भगवान का त्यौहार अलग अलग होता है। तो आप लोग ये सब अपने देश के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने परिवार में से जो इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज़ है वो सब उठा के, उनको समेट के एक कहानी तैयार कीजिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को पता चले हमारा जो धरोहर है, जो ट्रेजर है, नेशनल ट्रेजर, जो हेरिटेज है, वो कितना रिच है। अभी आप देख लो, आप जहाँ पे हो उसी के नज़दीक एक जगह है छोटा नागपुर प्लेटो बोल के। पहले, अभी वो झारखंड में है, पहले बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। उस समय मेरे पिताजी स्वतंत्र, हमको इंडिपेंडेंस मिलने से पहले वहीं पे बड़े हुए, वहीं पे पैदा हुए। अभी बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी तब मेरे पिताजी मुझे ये सब कहानियाँ सुनाते थे उनके बचपन के बारे में। तो आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग मुझे लगा होगा कि 70-80 साल पहले ये सब हुआ था। गिरिडीह में, हजारीबाग में राजरप्पा फॉल्स है, वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो है, पारसनाथ टेम्पल है, कोदरमा माइका का खान है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट तभी बनने वाला था, उसके बारे में भी मैंने लिखा है। तो ये जो मेरा किताब है खोका मेरे पिताजी का बचपन का घर का नाम है। आपको ज़्यादातर बंगाली फैमिली में एक खोका मिलेगा जो एक छोटे बच्चे, एक छोटे लड़के को बुलाते हैं लोग प्यार से।
तो मेरे पिताजी ने मुझे ये सब उनके बचपन की कहानियाँ बोली। जैसे कि एक कहानी है, वो और उनके, ये सच्ची घटनाएं हैं, वो और उनके कुछ भाई लोग मिलके छोटा नागपुर प्लाटो के चारों तरफ साइकिल में घूमेंगे। अभी वो साइकिल में घूमेंगे, बड़ों से परमिशन लेना है, तो बड़े पहले तो मना कर दिया, फिर थोड़ा डर के बोला ठीक है आप लोग जा सकते हो, पर रात को कहीं ना कहीं आप लोग रुक जाना। और उन्होंने अपने जान पहचान के लोगों को भी चिट्ठी पहुंचा दिया कि हमारे बच्चे शायद आएंगे। और वो जो 8 दिन खोका और उसके दोस्तों ने काटा छोटा नागपुर प्लाटो के चारों तरफ, क्या मज़ा लिया वो लोगों ने। आप ये किताब पढ़ के आपको पता चलेगा। सुभाष चंद्र बोस जो हमारे बहुत बड़े नेता थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। फिर गांधी जी के साथ उनका कुछ मतभेद हुआ, सबका ही मतभेद हो सकता है, दोनों की बहुत इज्जत करते थे, बहुत मानते थे, फिर भी राजनीति में उनका मतभेद हुआ, जैसे हमारे परिवार में होता है, स्कूल में होता है। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी अपना घर छोड़ के, अपने देश छोड़ के बाहर निकल गए दूसरों की सहायता लेने, हमारा ये अपना स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। वो जर्मनी गए, बर्लिन गए, साइगॉन गए, जापान गए, और वहाँ से वो अपने देशवासियों के साथ, उनके प्यारे देशवासियों के साथ फ्री रेडियो के ज़रिए वो बातचीत करते थे। वो बातचीत अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया था। जब नेताजी ये स्पीचेस देते थे, तभी खोका ने देखा कि एक दिन अचानक उसके घर में अजीब अजीब कांड हो रहे हैं। सब जो चाचा आंट्स अंकल्स थे, चाचा ताया मामा मामी जो भी साथ में रहते थे, वो सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। जल्दी से खाना पीना हो रहा है रात को, और सब मिलके एक कमरे में घुस गए, और उस कमरे में उस वक्त रेडियो रहा करता था। तो खोका को आश्चर्य हुआ कि ये बात क्या चल क्या रहा है और हम बच्चों को क्यों नहीं पता। फिर उसने कान लगा के सुना, उसने एक पावरफुल आवाज़ सुना जो कह रहा था, मुझे अपना खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। इस तरह से रोज रात को खोका का जो परिवार है वो अकेले इस रूम में, रेडियो रूम में बैठ के नेताजी के भाषण सुनते थे, स्पीच सुनते थे। उसी तरह से खोका के दिल में उत्पन्न हुआ, उसको पता चला हमारा जो आंदोलन चल रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन, वो क्या है। पर वो तो छोटा था, उसने डिसाइड किया, तय किया कि मैं भी लड़ूंगा। पर वो कैसे लड़ सकता है। तो जो कचहरी था, वो कचहरी हजारीबाग में कचहरी था, जहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग इकट्ठा होते थे। वहाँ जाके अगले दिन वो 3-4 पत्थर उठा के उसको फेंका कचहरी पे। जब वो भाग के घर आया तो उसके मामा जी जो भी बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला, खोका तुमको डरने लग रहा है, तुमको शर्म नहीं है तुमने जो किया। खोका ने बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरा देश है और अंग्रेज़ों को ये देश छोड़ के जाना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। तब खोका के जो मामा जी थे वो बहुत खुश हुए, और खोका को बोला, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि तुम में ये जागृति हुई, ये जो अपने देश के प्रति प्रेम और जो भावना है वो जो जागृत हुआ है तुम्हारे में, मैं बहुत उसका कदर करता हूँ। हमेशा याद रखना कि अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ऐसी एक और कहानी है जहाँ सर जगदीश चंद्र बोस जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वो गिरिडीह में आके अपना दम तोड़ दिया। अभी उस समय खोका को बहुत दिल था कि वो उनसे मिले, और जब उसने सुना कि उनके छोटे से नगर में जगदीश चंद्र बोस जी आए हैं, वो इतना खुश हुआ। पूरा नगर का जो वातावरण था वो चेंज हो गया, वो बदल गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल ट्रेन लगवाया, जो मिलना चाहते हैं जगदीश चंद्र बोस से मिलिए। पर अनफॉर्चुनेटली जगदीश चंद्र बोस ने अपना दम वहीं तोड़ दिया, तो खोका उससे मिल नहीं सका। इसी तरह से इस बुक में 6 कहानियाँ हैं। अब आप पूछोगे कि आपने 6 कहानियाँ झारखंड और गिरिडीह के आसपास, गिरिडीह को लेकर लिखा है, आप कभी आए हो यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूँ, मैं कभी नहीं गई हूँ, तो फिर मैं कैसे कहानी लिख सकती हूँ। इसके लिए मेरे पिताजी ने जो वर्णन किया था, इतना बढ़िया वर्णन किया था, वो उसमें से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिया, कुछ मैंने पढ़ाई किया। उस समय ये 1930s 1940s जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन ज़ोरों शोरों से चल रहा था, उन तब के लीडर्स के बारे में मैंने पढ़ाई किया, और सब मिला के थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के, वैसे ये सारी कहानियाँ सच्ची कहानियाँ बच्चों के लिए मैंने ये किताब लिखा। इतना मुश्किल नहीं था। अभी आपके राज्य के बाजू में एक और, पड़ोस में एक और राज्य है झांसी बोल के, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्या आपको पता है दैट 1857 म्यूटिनी, जब हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो ब्रिटिशर्स 1857 रिवोल्ट बोल के जानते हैं, हमारे सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उस वक्त आप सबको पता है, उस लड़ाई में वो जो मशहूर रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना जान त्याग दिया था।
आप लोगों ने तो शायद सुमित्रानंदन जी पंत की भी सुमित्रानंदन पंत जी का भी मशहूर कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सो वो मैं झांसी में 1 साल रही थी। वहाँ से एक बारी ऐसे ही घूमने के लिए मैं एक जगह गई, ओरछा बोल के, वो झांसी से 20 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाके मुझे पता चला, मैंने वहाँ देखा इतने सुंदर इमारतें, इतने सुंदर किलाएं जिनके अंदर पेंटिंग्स थे, फ्रेस्कोस थे, इतने सुंदर सुंदर मंदिरें और इतना एक ब्यूटीफुल सुंदर सा नदी उस गांव के, उस नगर के बीचों बीच बह रही है। तो मैंने पूछा लोगों से ये क्या जगह है, तो उन्होंने बोला ये हमारे बुंदेलखंड का राज्य हुआ करता था एक समय पर। बुंदेला जो राजा लोग थे वो 400 साल तक राज किया, हमारे देश में रूल किया। ये उनका ओरछा ये जगह का नाम है, ओरछा उनका राजधानी हुआ करता था। तो वहाँ मैं गई, लोगों से बातचीत किया और कितने सारे और कहानियाँ सुनी। वो सब मिला के मैंने फिर ये किताब लिखी महारानी लक्ष्मीबाई पे। और सिर्फ लोगों से नहीं मैंने पूछा, मैंने इसके बारे में किताबों में भी बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, 1857 के बारे में, हमारे देश के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में, सब मिला के मेरे बुक में। और 3 काल्पनिक चरित्रक, 3 काल्पनिक किरदार भी घुसा दिया। तो वो 3 काल्पनिक किरदार को लेके, झांसी की रानी को लेके और झांसी में तब जो आंदोलन हुआ उसको लेके मैंने एक और किताब लिख डाली। तो आप बोलो, अगर आप पढ़ोगे, आसपास देखोगे तो आपको बहुत विषय मिल जाएगा कहानी लिखने के लिए। हमारे पंचतंत्र देखो, हमारे हितोपदेश देखो, और अगर आपको पशु पक्षी पे लिखना है तो उसमें लिखो, उसके ऊपर लिखो, जंगलों के ऊपर लिखो। हमारा देश इतना सुंदर है और आपका जो ये जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को ये आप ये संदेशा भेजिए कि हमारा देश ऐसा था, हमारे देश में ये सब होता है। और अगर आप कंप्लीटली बिल्कुल काल्पनिक कहानी लिखना चाहते हो वो भी बहुत मज़ेदार हो सकता है। 100 साल बाद क्या होगा, विज्ञान कितना प्रगति करेगा, विज्ञान के द्वारा हम लोग कैसे रहन सहन हमारा चेंज होगा, उसके बारे में लिख लीजिए। उसको साइंस फिक्शन कहते हैं। तो विषय की कमी नहीं है, बस आपको अपने आँख कान नाक सब चौकन्ना रखना है। आपको क्या पता आपके ही घर में आपको एक मज़ेदार कहानी मिल जाए, उनको देखिए, अलग अलग किरदार देखिए, पढ़ाई कीजिए। जो भी आप लिख रहे हो जिस विषय में, उस विषय के बारे में पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरह से किताबें पढ़िए और फिर जाके एक नया किताब लिखिए। क्या पता 100 साल बाद कोई वो किताब पढ़ेगा आपका, या 10 साल 15 साल बाद शायद मैं भी आप में से किसी का लिखा हुआ किताब पढूं। तो इतना मुश्किल नहीं। और हमारे देश की जो भाषाएं हैं, इतनी सुंदर सुंदर डायलेक्ट जिसको कहते हैं, भाषाएं कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश में ही लिखो। आप प्लीज़ अपने भाषा में लिखो, जिससे कि ये भाषा आप आगे जाके चला सको। ये नहीं हो कि आपके साथ आपका भाषा भी खत्म हो गया। बहुत हमारी भाषा इस तरह से खत्म हो रहा है। सो इसीलिए आपका जिम्मेवारी बनता है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो एक ड्यूटी है आपके आने वाले पीढ़ियों के प्रति, आपके देश के प्रति, कि आप सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखें और किताबें लिखें और कहानी सुनते भी रहिए। सो मैं ये जो समय है आपके पास अभी, इसमें से आज ही शुरू कर दीजिए कहानियाँ लिखना। और ज़रूरी नहीं है कि आज कहानी लिखा तो कल प्रकाशित हो ही जाएगा, नहीं, वो एक अलग चीज़ है, पर लिखना तो शुरू कीजिए। मैंने लिखा पहली बारी खोका, 7 साल बाद जाके उसका प्रकाशन हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिखोगे हमेशा प्रकाशित होगा। अपने लिए भी लिख सकते हो, अपने परिवार के लिए भी लिख सकते हो। सो मैं इसी नोट पे मैं ख़त्म करूँगी कि बच्चों, ये समय आप ऐसे ही मत बिता दीजिए, वेस्ट मत कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपके आने वाले पीढ़ी हमारे देश में, हमारे देशवासियाँ कुछ जान सके आपके राज्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपका जो लैंग्वेज है, जो भाषा है उसके बारे में, आपका रहन सहन, खाना पीना, पहनावा, सब के बारे में, त्योहारों के बारे में जान सके। आप कुछ ऐसे किताब भी लिख सकते हो जिसमें सिर्फ आपकी विचार है, आप कैसा देखना चाहते हो आपका राज्य, आपका देश, आप कैसे लीडर्स चाहते हो, वो लेके कहानी लिखिए। हर किताब कहानी नहीं होता, हर किताब में ऐसे भी बहुत इंफॉर्मेशन होता है, संदेश होता है। तो आप आसपास देखिए और कहानी लिखना शुरू कर दीजिए। इतना मुश्किल नहीं है। आज ही एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। सो इसी से मैं कहूँगी, जिस तरह से
होका मैंने लिखा या क्वींस लास्ट सैल्यूट मैंने लिखा है, आप भी खुदेर खुदेर के अपने इतिहास से, अपने आसपास से सब मिला के जोड़ के, थोड़ा अपना कल्पना यूज़ करके, थोड़ा भावना यूज़ करके, मिर्च मसाला डाल के कहानियाँ लिखना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे और आप लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ ये जो समय है इसको बिताएंगे, माताजी पिताजी की बात सुनेंगे और खूब इस समय का सिर्फ मज़ा ही मत लीजिए, इस समय को एक प्रोडक्टिव पीरियड बनाइए जिससे कि आगे जाके लोग आपके बारे में जान सके, आपके किताबों के बारे में जान सके। इसी के साथ मैं मोपिया बासु आपसे इजाज़त लेती हूँ। अच्छे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104।